दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज पता नहीं आपने ये खबर देखी कि नहीं, क्योंकि मैं जब गूगल का न्यूज़ ब्राउज कर रहा था तो मैंने देखा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर कल जो है ये पब्लिश हुआ था। और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर्स ने कैरी किया और इसमें लिखा है कि फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल्स इसरोज नैविक सिस्टम। दोस्तों, कई लोग मेरे दर्शक होंगे जिनको नैविक के बारे में नहीं मालूम होगा, और ये जो खबर है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी शायद आप ना समझ पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस वीडियो को नैविक सिस्टम को समझाने के लिए जो है समर्पित करना चाहता हूँ। और ये जो एटॉमिक क्लॉक, ये जो क्या है और ये फेलियर होने से सिस्टम जो है किस तरह से क्रिपल हो गया है, जिसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धक्का है सरकार के ओवरऑल नैविक सिस्टम के ऊपर में। तो इसका माने क्या है, मीनिंग क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, और इंडिया का फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है इसको अनवाइंड करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ एनिमेशंस जो मैंने दिखाए थे उस वीडियो में, शायद दर्शक जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता होगा ये बात। तो क्यों ना मैं ग्राउंड अप तरीके से पूरा नैविक सिस्टम को समझाऊं कि हुआ क्या था पिछले सालों में और अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें आपको जो है ओवरऑल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के बारे में भी पता होगा। जितने भी मेरे दर्शक हैं वो जीपीएस को तो यूज करते ही होंगे, क्योंकि जीपीएस के बिना नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता। जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप जीपीएस से काम करता है। अब गूगल मैप्स ग्लोबली चलता है, इसके करीब 30 सैटेलाइट्स हैं, और ये सैटेलाइट्स जो हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। सबको पता है इसके बारे में। अब जब कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम में इंडिया को अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को इस्तेमाल करने से बार कर दिया था, और बहुत बड़ा धक्का लगा था हमको कारगिल वॉर में। तो उसके बाद सरकार ने ये नैविक सिस्टम, अपना खुद का जीपीएस सिस्टम को बनाने में लग गई। और उसके बाद में सैटेलाइट, इसरो ने कुछ सैटेलाइट भी लॉन्च करे और कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा, और वही मैं आपको समझाऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। तो नैविक का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नैविक इज नेविगेशनल विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस, इज एन इंडियन सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम। अब ये जो है लोकलाइज्ड है, ग्लोबल नहीं है। पर्पस यही है कि इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करे। जब वॉर हो या कोई इस तरह का क्रिटिकल इश्यूज हो, उस टाइम में हम इस सिस्टम को यूज कर सके और हम किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर ना रहे। और ये इसरो के द्वारा डेवलप्ड है, और ये जो है यूज करता है, प्रोवाइड्स पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, PNT सर्विसेज, जो कि हम यूज करते हैं जीपीएस में, सबको पता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट एज जीपीएस, ये रीजनल है इंस्टेड ऑफ ग्लोबल, एंड कवर्स इंडिया अराउंड 1500 किलोमीटर सराउंडिंग रीजन। अच्छा, किस क्यों बनाया था? मैंने आपको बताया कि इसलिए बनाया था क्योंकि जो जीपीएस सिस्टम है वो सिस्टम हम लोगों को प्रिवेंट कर दिया था कारगिल वॉर में यूज करने के लिए, और वो एक हमारा स्ट्रैटेजिक लेसन था। इन ऑर्डर टू बी इंडिपेंडेंट इन नेविगेशनल सिस्टम इज वेरी क्रिटिकल। तो नेविक को बनाया इसलिए गया था कि हम इंडिपेंडेंट हो सके, और वॉर के टाइम में या कोई कोई ऐसा कोई सिस्टम सिचुएशन आता है जिसमें हमको इसका दरकार हो, तो उस टाइम में कोई दूसरा नेशन हम पे डिक्टेट ना कर सके। अच्छा, हाउ सैटेलाइट नेविगेशन वर्क्स। तो जो दर्शक हैं जिनको नहीं पता कि सैटेलाइट नेविगेशन कैसे काम करता है, उनके लिए मैंने ये एनिमेशन तैयार किया है। तो अगर ये एनिमेशन देखेंगे तो ये अपना पृथ्वी है आपके सामने, और ये सैटेलाइट्स हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सारे सैटेलाइट जिसमें लिखा है PRN 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, तो एक रिसीवर है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो क्या होता है, ये जो रिसीवर है वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। ये सारे सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस, लगभग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, 36,000 किलोमीटर के आसमान के ऊपर, मतलब धरती के ऊपर होते हैं 36,000 किलोमीटर। तो वहां से जब सिग्नल आता है तो ये रिसीवर चारों तरफ से जितने भी सैटेलाइट्स हैं वहां से सिग्नल रिसीव करता है। जितने सैटेलाइट होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी से ये अपनी पोजीशन को डिटरमाइन कर पाएगा। अब वो कैसे करता है, क्योंकि हर सिग्नल एक पर्टिकुलर इक्वेशन को जन्म देता है,
और इक्वेशन के अंदर में मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। आप सब जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मान लेते हैं आपके पास में दो वेरिएबल है और दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी दो वेरिएबल को जो है वो करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल है तो मल्टीपल सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए, है ना। तो कम से कम चार सैटेलाइट्स की जरूरत होती है पिन पॉइंट करने के लिए, ये जो लोकेशन है इसको एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने के लिए। तो दोस्तों ये है आपका ओवरऑल सिस्टम। इस तरह से काम करता है कि रिसीवर कैलकुलेट करता है कि लोकेशन यूजिंग सिग्नल टाइम डिले, अननोन वेरिएबल जो है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स को वो डिटेक्ट करता है। एंड जो क्लॉक होता है, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इसके अंदर एक क्लॉक होता है, टाइमिंग क्लॉक होता है, ये एटॉमिक क्लॉक होते हैं, मतलब बहुत ही प्रिसाइज क्लॉक होते हैं। इसलिए जो आपके फोन के अंदर में जो क्लॉक है उसमें रिलाई नहीं करते, वो अपने क्लॉक पर रिलाई करते हैं, और उस क्लॉक के कारण ये अपना पोजीशन, आपकी पोजीशन आसानी से बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो मिनिमम चार सैटेलाइट की जरूरत है। मॉडर्न रिसीवर्स आर टिपिकली ट्रैक अराउंड 8 to 12 सैटेलाइट फॉर हाई एक्यूरेसी। जितना आपको एक्यूरेसी चाहिए उतने आपको सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वाई मोर सैटेलाइट इंप्रूव एक्यूरेसी, क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे जो है कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक जो है लॉसेस हो गया, डिले हो गया, डॉपलर नॉइज हो गया, मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन हो गया, और इस तरह के बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। वो एरर्स जो है एक नया वेरिएबल को जन्म देता है, और वो 3 या 4 सैटेलाइट से प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं होता, इसलिए मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रायंगुलेशन रिडंडेंसी, है ना। अच्छा, नाविक कॉन्स्टलेशन का आर्किटेक्चर क्या है? नाविक यूसेस रीजनल कॉन्स्टलेशन, मैंने आपको बताया ग्लोबल नहीं है। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और जो 4 जो है वो है इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर के ऊपर चल घूमता है, वो बिल्कुल स्टेशनरी रहता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है कि वो पोलर ऑर्बिट में होता है ना। तो इसको बोलता है इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये भी 36,000 किलोमीटर के अर्थ के ऑर्बिट में होता है, पर वो जो है पोलर ऑर्बिट में होता है, यही फर्क होता है। और ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोनों तरफ का, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में सिग्नल आएंगे तो आसानी से आप ट्रायंगुलेट करने में आसानी होगी। एक ही प्लेन में अगर सैटेलाइट होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो है आपके पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो 7 सैटेलाइट का सिस्टम था, और इट वाज टू इंश्योर दैट कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ओवर इंडिया। अच्छा, नाविक के फ्रीक्वेंसी, ये तो जस्ट इकोनॉमिक रीजन के लिए एल बैंड जो 1176 मेगाहर्ट्ज को यूज़ करता था, एस बैंड जो है कोई नहीं यूज़ करता, हम इंडिया यूज़ करती है। और एक और सिस्टम है उसको बोला जाता है L1 बैंड, उसको बोलता है 1575 मेगाहर्ट्ज। ये नए जनरेशन सैटेलाइट के लिए यूज़ होता है। नाविक इज द ओनली GNSS सिस्टम विच यूजेस एस बैंड, मतलब एस बैंड वही यूज़ करता है, बाकी लोग यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स क्या क्या थे? इनका जो नाम होता था, ये होता था IRNSS, है ना। ये लॉन्च हुआ था 2013 से लेकर, मतलब 2013 से लेकर 2018 के बीच में, और बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, और ये फ्रीक्वेंसी था L5 एंड एस बैंड में, डिजाइन फॉर रीजनल नेविगेशन। अब खबर जो इसलिए आई थी कि इसरो ने अपने वेबसाइट के अंदर में, देखिए ये अगर आप देखें, और इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं, देखिए उन्होंने क्या किया। 13 मार्च 2026 को इसरो ने कहा कि उनका जो है IRNSS 1F सैटेलाइट, जो कि मार्च 2016 में लॉन्च हुआ था, इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स डिज़ाइन मिशन आफ्टर 10 ईयर्स ऑन 10th March 2026, एंड ऑन 13 मार्च जो है इनका ऑन बोर्ड एटॉमिक क्लॉक वो खराब हो गया। ठीक है, वो कहते हैं सैटेलाइट तो काम कर रहा है पर उनका एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया। एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो क्रैश हो गया, मतलब किसी काम का नहीं रहा फ्रॉम ए GPS पॉइंट ऑफ व्यू। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही नहीं पैदा हुए, और बहुत सारे और भी एटॉमिक क्लॉक्स पहले खराब हो चुके हैं इसरो के। तो problems with the first generation of ISRO satellite, atomic clock failures occur in several satellites, बहुत सारे सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक के फेलियर्स हुए हैं,
और एजिंग स्पेसक्राफ्ट अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ। और ये सैटेलाइट्स जो है इनके अंदर में फ्यूल होता है फॉर ऑर्बिटल करेक्शन। वो सोलर जो है पैनल से वो कर नहीं सकते, उनको रॉकेट फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और वो रॉकेट फ्यूल खत्म होने के बाद में वो सैटेलाइट एंड ऑफ लाइफ में चला जाता है, क्योंकि आप ऑर्बिटल करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्बिटल करेक्शन जो है टाइम टाइम पे करना पड़ता है। और रिप्लेसमेंट सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इसलिए स्लोली स्लोली। ये हर जगह वैलिड है, चाहे वो सैटेलाइट स्टारलिंक हो, चाहे वन वेब हो, चाहे कोई भी सैटेलाइट हो, उनके ऑर्बिटल करेक्शन के लिए रॉकेट फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स में मैंने दिया कि अभी रिसेंटली 1F का जो है एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया, और पहले कई सारे सैटेलाइट्स के एटॉमिक क्लॉक खराब हो चुके थे। अच्छा, अब इसरो ने क्या किया, सेकेंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। एक पहला लॉन्च किया था उन्होंने 2023 में, और एक और लॉन्च हुआ था 2025 में, पर वो शायद ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ सैटेलाइट का। और भी बहुत सारे सैटेलाइट उनके फ्यूचर में प्लान है, और ये इसमें इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक इंक्लूडेड है, और ये L1 बैंड सपोर्ट करती है, जो कि स्मार्टफोन में सपोर्ट होता है। इसलिए फर्क है, L5 L1 ये सारे बैंड्स में यही फर्क है। अच्छा, करंट कॉन्सोलिडेशन स्टेटस में क्या है, सैटेलाइट लॉन्च्ड जो है 11 हो गया, सैटेलाइट अलाइव इन ऑर्बिट जो है वो 8 to 9 है, सैटेलाइट्स विद हेल्दी क्लॉक 4 है, फुल्ली रिलायबल नेविगेशन सैटेलाइट 3 से 4 है, सिस्टम इज ऑपरेशनल बट अंडर स्ट्रेन। मतलब हमारे पास सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट है, इसलिए पूरी तरह से जो एनविसेज किया गया था कि जितने सैटेलाइट होने चाहिए, वो पूरा का पूरा सिस्टम उस तरह से नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है वो खराब हो गए, उनके क्लॉक खराब हो गया, या वो एंड ऑफ लाइफ के मतलब एंड ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, वाई एटॉमिक क्लॉक मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज नेविगेशन डिपेंड्स ऑन प्रिसाइज सिग्नल टाइमिंग। तो सिग्नल टाइमिंग में डिपेंड करता है, 1 नैनोसेकेंड अगर वेरिएशन हो तो 30 सेंटीमीटर का पोजीशन एरर हो सकता है। एटॉमिक क्लॉक प्रोवाइड्स अल्ट्रा प्रिसाइज टाइम, इसलिए एटॉमिक क्लॉक बहुत जरूरी है। बिना एटॉमिक क्लॉक के सिस्टम काम नहीं करता। क्लॉक फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट्स नेविगेशनल एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा अगर आपका क्लॉक फेल होगा तो नेविगेशन एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, वेयर इज नेविक सिस्टम टुडे, मतलब आज की क्या सिचुएशन है। अब स्ट्रैटेजिक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये तो पता ही है कि स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रीजनल सिस्टम है, इट इज़ ऑप्टिमाइज ओनली फॉर इंडिया, ग्लोबल सिस्टम नहीं है। चैलेंजेस इसका क्या है, एजिंग सैटेलाइट एंड क्लॉक फेलियर्स, एंड जो रिडंडेंसी है वो सिस्टम के अंदर में लिमिटेड है, 3 या 4 सैटेलाइट्स ओनली काम कर रहे हैं। अब फ्यूचर रोड मैप क्या है, हम एनवीएस सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे लॉन्च करेंगे, और ये सैटेलाइट्स जो है ये स्मार्टफोन केपेबल होंगे, जिस तरह से जीपीएस सिस्टम केपेबल है, और इसको डिप्लॉय किया जाएगा इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक से। इट विल एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड किया जाएगा ऑन कंपैटिबल डिवाइसेस, एंड इट विल इंप्रूव द रेजिलियंस, में इंप्रूव करेगा रेजिलियंस एंड रिलायबिलिटी। तो टेक अवे क्या है, नेविक इज ए रीजनल ऑल्टरनेटिव टू जीपीएस सिस्टम, ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन IR/NSS सैटेलाइट्स टू NVS सैटेलाइट्स, है ना, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। न्यू सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इज रिलायबिलिटी, जैसे नए नए सैटेलाइट्स आएंगे उसके रिलायबिलिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। और गोल क्या है, रोबस्ट नेविगेशनल सिस्टम फॉर इंडिया। तो वी होप इसरो विल बी सक्सेसफुल इन देयर फ्यूचर लॉन्च, और हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम आई है और क्यों न्यूज़ आर्टिकल आया है ये, इसलिए इसको मैंने सोचा कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छे से समझा दूं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा।